नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। बिना किसी दस्तावेज के गणना फॉर्म जमा करने की अनुमति दी। इजरायल ने युद्ध विराम और बंधक सहमति पर हमास के साथ बातचीत के लिए कतर में एक दल भेजा। कजाकिस्तान में विश्व मुक्केबाजी कप में साक्षी चौधरी ने 54 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 3 विकेट की आवश्यकता। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होगी। सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री का ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रियो डी जेनेरियो में मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्रा से। सुधींद्रा, ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन आज किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए देवेंद्र, आज ब्रिक्स में वो सभी विचारों पर चर्चा हुई जो प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए अहम माना जाता है। शांति और वैश्विक सुरक्षा का विषय अहम रहा। प्रगति और विकास के लिए विश्व भर में शांति बनाए रखने पर राष्ट्र प्रमुखों ने अपना विचार इस समय पर उन्होंने प्रकट किया और प्रगति के साथ पिछड़ों का उद्धार, इस आयाम पर भी आज चर्चा हुई। विश्व पटल पर प्रगतिशील राष्ट्रों की सुनवाई और बैंकों द्वारा क्लाइमेट चेंज के जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए सहयोग, इस विषय पर भी आज चर्चा हुई। देवेंद्र जी सुधींद्र, सम्मेलन के पहले दिन की इस वार्ता में भारत की भूमिका क्या रही? सुधींद्र जी देवेंद्र, ब्रिक्स में भारत का एक विशेष स्थान है। हम सबसे तेजी से बढ़ रहे इकोनॉमी हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी पर भी हमारा अच्छा अनुभव है। अन्य राष्ट्र भी इस मॉडल को जो भारत ने अपनाया है उसको वो अपना सकते हैं जी। इसके अलावा कृषि अनुसंधान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भी भारत दूसरे राष्ट्रों को सहयोग दे सकता है। देवेंद्र जी, धन्यवाद सुधींद्र इन सभी जानकारियों के लिए। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ कार्यनीतिक संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में एक समारोह में श्री शाह ने ये बात कही। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। श्री शाह ने कहा कि 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारिता विश्वविद्यालय और खाद्यान्न उत्पादन तथा बिक्री से जुड़ी 3 और डेयरी से संबंधित 3 सहकारी समितियां देश के सहकारी आंदोलन को और सशक्त बनाएंगी। श्री शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन
एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही। वही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने भी नई दिल्ली के शहीदी पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री वैष्णव ने भारतीय भाषाओं के महत्व की वकालत करने में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना की। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय भाषाओं को एक जो सम्मान का स्थान देना है वो स्थान देने की। उस युग में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वकालत की। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, भारत की भाषाओं में अगर हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो उनका समझने का तरीका बेहतर होगा। और वही आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी पॉलिसी को इंक्लूड किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी में अत्याधुनिक फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया। ये बायोबैंक देश भर में गहन अनुवांशिकी अध्ययन, जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बायोबैंक में 10,000 व्यक्तियों का व्यक्तिगत ब्यौरा है। इस ब्यौरे में देश की विविधता, भौगोलिक स्थिति, जातीयता और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी है। इससे बीमारियों का जल्दी पता चल सकेगा और उनका निदान हो सकेगा। इसके अलावा मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी रोग तथा अनुवांशिक तौर पर विसंगतियों का बचाव और उपचार हो सकेगा। डॉक्टर सिंह ने शोध संस्थानों, सरकारी विभागों तथा औद्योगिक भागीदारों के बीच गहन सहयोग पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा, पुनर्गठन, सहयोगी शोध, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर 8 उच्च स्तरीय सत्र होंगे। इन सत्रों में प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए रणनीतिक सहयोग के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करने में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की उभरती भूमिका को तलाशा जाएगा। सम्मेलन में रक्षा लेखा विभाग, सिविल सेवा, शिक्षाविद, थिंक टैंक और रक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर मचे राजनीतिक विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने आज मतदाताओं को राहत दी और कहा कि बिना किसी दस्तावेज के भी गणना प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। आयोग ने यह सुविधा इन शिकायतों के बाद दी है कि कई मतदाताओं के पास निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि बिना निर्धारित दस्तावेज के भी मतदाता अपना गणना प्रपत्र बूथ मतदान अधिकारी BLO के पास जमा करा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जोर शोर से जारी है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है। चुनावी मशीनरी और BLO के अलावा बड़ी संख्या में जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, कार्यकर्ताओं, विकास मित्र और अन्य स्वयं सेवकों को इस अभियान में लगाया गया है। ऑफलाइन गणना प्रपत्र के अलावा चुनाव आयोग इसे ऑनलाइन स्वरूप में जमा करने को भी बढ़ावा दे रहा है। लोगों को गणना प्रपत्र भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सोशल मीडिया माध्यम, वेबसाइट और घर घर जाकर दरवाजे पर QR कोड लगाकर लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में शामिल किया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इजरायल युद्ध विराम और बंधकों से जुड़े मुद्दों पर हमास के साथ बातचीत के लिए कतर में एक दल भेजा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद इजरायल ने कतर का वार्ता का आमंत्रण स्वीकार किया। इजरायल कतर के प्रस्ताव पर गजा में इजरायल के बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमत है। इस प्रस्ताव में 60 दिनों का संघर्ष विराम, 5 चरणों में इजरायल के 10 जीवित बंधकों की रिहाई और 18 बंधकों के शव लौटाने और इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पश्चिमी तट तथा पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है और मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में कल भारी से अति भारी वर्षा होने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 9 जुलाई से भारी से अति भारी वर्षा होने की भविष्यवाणी की गई है। उधर तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 9 जुलाई तक मौसम गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में आज बादल छाए रहे और आर्द्रता बनी रही। शहर के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में आज भी अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का क्रम जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 20 जून के बाद बीते 16 दिनों में मानसून की भारी बारिश के बीच बादल फटने की 14 घटनाएं व फ्लैश फ्लड की 8 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इस अवधि में राज्य में अब तक वर्षा जनित हादसों में 78 लोगों की मृत्यु हुई है। 121 लोग घायल हैं, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले मंडी जिला में 20 लोगों की मृत्यु हुई है, 31 लोग लापता हैं। इसके अलावा 142 मकान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। जिले में राहत व पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षति का आकलन करने के लिए आज हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों, पुलों, कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों को हुए नुकसान को भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए राहत और बचाव कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में लगे NDRF, SDRF और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विस्थापित परिवारों के लिए पर्याप्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। साक्षी चौधरी विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में महिलाओं की 54 किलोग्राम के फाइनल में साक्षी ने अमेरिका की योसेलिन पेरेज को हराकर विश्व कप खिताब अपने नाम किया। वहीं महिलाओं में मीनाक्षी और पूजा रानी को अपने अपने वर्ग में, जबकि पुरुषों में जुगनू को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज जैस्मिन, नूपुर, अविनाश और हितेश अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले खेलेंगे। बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता में ये उनका दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले हरविंदर सिंह ने भावना के साथ मिक्स्ड रिकर्व मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं पुरुष डबल्स में विवेक चिकारा के साथ उन्होंने रजत पदक जीता था। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 227 रन बनाए हैं। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड ने आज अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज अपनी यात्रा पूरी करने के बाद गैंगटोक वापस लौटा। 47 तीर्थयात्रियों वाले दूसरे जत्थे ने निर्बाध प्रबंधन और आतिथ्य के लिए सिक्किम सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की सुना बेशा अर्थात स्वर्णिम पोशाक रस्म आज शाम पवित्र शहर पुरी में विश्व भर के लाखों श्रद्धालुओं के एकत्रित होने का साक्षी बना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता पंजीकरण नियमों को आसान बनाया, बिना किसी दस्तावेज की गणना फॉर्म जमा करने की अनुमति दी। इजरायल ने युद्ध विराम बंधकों पर हमास के साथ बातचीत के लिए कतर में एक दल भेजा। कजाकिस्तान में विश्व मुक्केबाजी कप में साक्षी चौधरी ने 54 किलो में स्वर्ण पदक जीता और बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 2 विकेट की आवश्यकता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।